हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्राणी शास्त्र रायगढ़, 9 वर्ष की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी सेमेस्टर 1 जूलॉजी यूनिट 3 रेप्टिलिया के अंतर्गत स्नेक में पॉइजन ग्लैंड्स, पॉइजन डक्ट्स, फैंग्स एंड बाइटिंग मैकेनिज्म का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। स्नेक में पॉइजन अपरेटस और बाइटिंग मैकेनिज्म या सर्प विष उपकरण एवं दंशन विधि का अध्ययन करने के लिए हमने विषय वस्तु को इन बिंदुओं पर केंद्रित किया है। पहला, इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय। दूसरा, कंपोनेंट ऑफ पॉइजन अपरेटस या विष उपकरण के घटक। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पॉइजन ग्लैंड्स या विष ग्रंथि, पॉइजन डक्ट या विष नलिकाएं, फैंग्स या विष दंत। तीसरा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पॉइजन अपरेटस या विष उपकरण की रचना एवं कार्य। चौथा, बाइटिंग मैकेनिज्म या सर्प दंशन विधि। इसके अंतर्गत हम बाइटिंग अपरेटस या दंशन उपकरण और बाइटिंग प्रोसेस या दंशन विधि का अध्ययन करेंगे। पांचवा, कंक्लूजन या निष्कर्ष। और छठवां है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए इन बिंदुओं का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देखें इंट्रोडक्शन या सामान्य परिचय। स्नेक क्लास रेप्टिलिया, ऑर्डर डायोप्सिडा, सब ऑर्डर ओफिडिया के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट प्रकार के रेप्टाइल्स हैं। स्नेक का शरीर यह इलांगेटेड एंड सिलिंड्रिकल या लंबा और बेलनाकार होता है तथा ये लिम्बलेस या पैर विहीन रेप्टाइल होते हैं। ये अधिकांशतः जमीन पर रहने वाले होते हैं, किंतु कुछ स्नेक ये बरो या बिलों पर रहने वाले, कुछ वृक्षवासी या आर्बोरियल तथा कुछ स्वच्छ जल और समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। ये अपने स्वभाव से सॉलिटरी या अकेले रहना पसंद करते हैं, किंतु भोजन, आश्रय या शेल्टर, प्रतिकूल परिस्थिति तथा प्रजनन काल में ये समूह में एकत्रित होते दिखाई देते हैं। टेम्परेट क्लाइमेट में ये हाइबरनेशन या निष्क्रियता में चले जाते हैं। शरीर पर रंगों का जो विन्यास है, अरेंजमेंट है, वह सर्प को उन्हें विशिष्ट पहचान और सुरक्षा प्रदान करता है। विश्व में सर्प की लगभग 3000 स्पीशीज या प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल लगभग 300 प्रजातियां ही वेनेमस होती हैं या विषैली होती हैं तथा शेष प्रजातियां नॉन वेनेमस या विषहीन होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 30,000 से अधिक लोगों की सर्पदंश से मृत्यु हो जाया करती है। आंकड़ों के अनुसार भारत में ही प्रतिवर्ष लगभग 8,000 से 12,000 लोगों की मृत्यु सर्पदंश से हो जाया करती है। वाइपर, क्रैत, कोबरा, किंग कोबरा, कोरल स्नेक और सी स्नेक आदि ये वेनेमस स्नेक्स होते हैं, जिनके दंशन या काटने से सर्वाधिक मृत्यु होती है। आइए अब हम देखें कंपोनेंट्स ऑफ पॉइजन अपरेटस या विष उपकरण के घटक।
विषैले सर्प या वेनेमस स्नेक का विष उपकरण या पॉइजन अपरेटस निम्न 3 प्रमुख भागों की एकीकृत संरचना होती है। पहला, ए पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड्स या एक जोड़ी विष ग्रंथियां। दूसरा, ए पेयर ऑफ पॉइजन डक्ट या एक जोड़ी विष ग्रंथि की नलिकाएं। तीसरा, ए पेयर ऑफ फैंग्स या एक जोड़ी विषदंत। उपरोक्त संरचनाओं में से विष ग्रंथि या पॉइजन ग्लैंड्स, विष ग्रंथि की नलिकाएं या पॉइजन डक्ट, ये सिर क्षेत्र में ऊपरी जबड़े की छत पर स्थित होती है तथा विषदंत या फैंग्स अपने चौड़े आधार के द्वारा ऊपरी जबड़े की छत से संलग्न रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं तथा उनके नुकीले सिरे मुख या माउथ में स्वतंत्रतापूर्वक लटके रहते हैं। विषदंत या फैंग्स अपने चौड़े आधार से मूवेबल या गतिशील होते हैं। इस चित्र में हम तीनों संरचनाओं का अवलोकन कर सकते हैं। ये इसकी पॉइजन ग्लैंड या वेनेमस ग्लैंड है। वेनेमस ग्लैंड के सामने की ओर से निकलती हुई यह पतली नलिका यह पॉइजन डक्ट कहलाती है और यह पॉइजन डक्ट यह इनके विषदंत से जुड़ी हुई होती है। इस विषदंत को फैंग कहते हैं। आइए अब हम देखें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पॉइजन अपरेटस या विष उपकरण की रचना एवं कार्य। इनमें सबसे पहले हम देखेंगे ए पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड या एक जोड़ी विष ग्रंथियां। इनकी बाह्य संरचना इस तरह से होती है। पहला, सभी वेनेमस स्नेक में एक जोड़ी वेनेमस ग्लैंड्स या पॉइजन ग्लैंड पाई जाती हैं। दूसरा, बक्कल केविटी की छत पर ऊपरी जबड़े या अपर जाके प्रत्येक ओर एक एक पॉइजन ग्लैंड स्थित होती है। तीसरा, पॉइजन ग्लैंड का आकार एक सैक या कोश के समान या सैक लाइक होता है। चौथा, 3 लिगामेंट्स के द्वारा प्रत्येक पॉइजन ग्लैंड अपनी स्थिति पर बने रहती है। ये लिगामेंट इस तरह से हैं। ए, एंटीरियर लिगामेंट, यह पॉइजन ग्लैंड के अगले भाग को मैक्सिला बोन से जोड़ती है। बी, पोस्टीरियर लिगामेंट, यह लिगामेंट पॉइजन ग्लैंड तथा क्वाड्रेट बोन के मध्य विस्तारित या एक्सटेंडेड होती है। और सी, फैन शेप्ड लिगामेंट, यह फैन शेप्ड लिगामेंट पॉइजन ग्लैंड की पार्श्व दीवार तथा स्क्वेमोजो क्वाड्रेट जंक्शन के मध्य में स्थित होती है। हम कह सकते हैं फैन शेप्ड लिगामेंट के बारे में, इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी साइड वॉल्स ऑफ स्क्वेमोजो क्वाड्रेट जंक्शन। उसके बाद पांचवा है, प्रत्येक पॉइजन ग्लैंड के पिछले भाग से संकुचनशील कंप्रेशर मसल संलग्न होती है, जिसके संकुचन से विष या वेनम पॉइजन ग्लैंड से दबाव के साथ पॉइजन डक्ट में आगे की ओर बढ़ता है। और छठवां है, पॉइजन ग्लैंड यह सिलावरी ग्लैंड या पैरोटिड ग्लैंड की रूपांतरित या मॉडिफाइड संरचना होती है। इस चित्र में हम इनके बारे पे देख सकते हैं। यहाँ पर ये पॉइजन ग्लैंड है और इस पॉइजन ग्लैंड से निकलती हुई सामने की ओर ये नलिका है जिसको हम कहते हैं डक्ट ऑफ पॉइजन ग्लैंड। और तीसरी संरचना ये कहलाती है फैंग। तो यदि हम पॉइजन ग्लैंड की बाहरी संरचना देखें तो यह एक सैक लाइक या बैग के समान रचना होती है, जो एक जोड़ी होती है, जो क्रमशः दाहिने और बाएं भाग पर स्थित होती है। इस पॉइजन ग्लैंड को 3 जो लिगामेंट हैं उसे अपने स्थान पर बनाए रखती हैं, जिनमें से पहली लिगामेंट यह एंटीरियर लिगामेंट कहलाती है।
दूसरी पोस्टीरियर लिगामेंट कहलाती है और तीसरी यह फैन शेप्ड लिगामेंट कहलाती है। ये जो पॉइजन ग्लैंड या वेनेमस ग्लैंड है, यह स्नेक के सलाइवरी ग्लैंड या पैरोटिड ग्लैंड के रूपांतरण से निर्मित होती है। आइए अब हम देखें पॉइजन ग्लैंड की इंटरनल स्ट्रक्चर या विष ग्रंथि की आंतरिक संरचना। प्रत्येक विष ग्रंथि या वेनेमस ग्लैंड या पॉइजन ग्लैंड की आंतरिक सतह पर सिक्रीटरी एपिथेलियम होती है जो अनियमित रूप से विन्यस्त या अरेंज्ड होती है। सिक्रीटरी एपिथेलियम की कोशिकाओं में विष या वेनम का निर्माण होता है और बनने वाला जो वेनम या विष है वह सिक्रीटरी एपिथेलियम की कोशिकाओं के मध्य स्थित एक रिक्त स्थान जिसे ल्यूमेन कहते हैं उसमें संचित होता है, जहां से वह होते हुए अपने सकरे मार्ग के द्वारा एक बड़े संग्रहण ल्यूमेन जिसे कलेक्टिव ल्यूमेन कहते हैं उसमें पहुंचकर स्थायी रूप से संग्रहित रहती है। विष ग्रंथि के सामने की ओर से एक पतली पॉइजन डक्ट निकलकर आगे की ओर जाती है। तो इस चित्र में हम विष ग्रंथि या पॉइजन ग्लैंड की आंतरिक संरचना को देख सकते हैं। पॉइजन ग्लैंड की जो आंतरिक संरचना है वह सिक्रीटरी एपिथेलियम कोशिकाओं के द्वारा बनी हुई होती है और ये जो सिक्रीटरी एपिथेलियम कोशिकाएं हैं ये अनियमित रूप से अरेंज्ड होती हैं। यहाँ पर हम इस चित्र पर देख सकते हैं और इन सिक्रीटरी एपिथेलियम के भीतर जो स्थान होता है वह स्थान एक छोटे से चैम्बर के रूप में होता है और इसी स्थान को ल्यूमेन कहा जाता है। तो यह जो स्थान है ये कहलाएगा ल्यूमेन। तो इस तरह बहुत सारे जो ल्यूमेन होते हैं ये ल्यूमेन परस्पर अपनी छोटी छोटी मार्ग के द्वारा एक बड़े ल्यूमेन में आकर के खुलती हैं, जहां पर इनका विष संग्रहित होता है, कलेक्ट होता है और इस बड़े ल्यूमेन को कहा जाता है कलेक्टिव ल्यूमेन। इसी कलेक्टिव ल्यूमेन के सामने की ओर से एक पतली नलिका निकलकर आगे की ओर बढ़ती है और इसी नलिका को कहा जाता है पॉइजन डक्ट। दूसरी संरचना यह है ए पेयर ऑफ पॉइजन डक्ट या एक जोड़ी विष ग्रंथि की नलिकाएं। प्रत्येक विष ग्रंथि के सामने की ओर से एक संकरी पतली कोमल नली निकलती है, इसे पॉइजन डक्ट कहते हैं। प्रत्येक पॉइजन डक्ट ऊपरी जबड़े के किनारे से होकर आगे की ओर बढ़ती है तथा विषदंत या फैंग्स में प्रवेश करने से पहले वह अपने ऊपर एक लूप बनाती है और अंत में या तो विषदंत के आधार पर स्थित ग्रूव या फिर विषदंत के आधार पर स्थित नली या कैनाल में वह खुल जाती है। सर्पदंशन के समय या स्नेक बाइटिंग के समय कलेक्टिव ल्यूमेन में संग्रहित विष या पॉइजन वह पॉइजन डक्ट से होते हुए फैंग्स के द्वारा दंशित जंतु के शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉइजन ग्लैंड का जो पिछला सिरा होता है यह तो बंद होता है, लेकिन इस पॉइजन ग्लैंड के सामने की ओर से ये पतली नलिका निकलती है। तो प्रत्येक पॉइजन ग्लैंड के सामने की ओर से ये पतली नलिका निकलती है और निकलने के बाद वह आगे की ओर बढ़ती है और अपने ऊपर ही वह इस तरह का एक लूप भी बना लेती है और लूप बनाने के बाद वह आगे की ओर बढ़ करके विषदंत जिसे हम फैंग कहते हैं उसके आधार पर स्थित ग्रूव या खांच के द्वारा या फिर उस विषदंत के भीतर मौजूद जो कैनाल है उसमें खुलती है और इनके द्वारा जो विष है या वेनम है वह दंशित जंतु के शरीर में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर जो चित्र हम देख रहे हैं ये वाइपर का वेनेमस ग्लैंड है और वाइपर का वेनेमस ग्लैंड में जो पॉइजन ग्लैंड होती है
वह प्राइमरी पॉइजन डक्ट से जुड़ी हुई होती है तथा यह प्राइमरी पॉइजन डक्ट एसेसरी वेनम ग्लैंड से संबंधित होती है और इस एसेसरी वेनमस ग्लैंड से फिर बाहर निकलती है सेकेंडरी पॉइजन डक्ट और यही सेकेंडरी पॉइजन डक्ट है जो इनके विषदंत के अंदर प्रवेश करती है और प्रवेश या तो कैनाल के द्वारा करेगी या फिर इसकी सतह पर एक खांच होती है, उस खांच के माध्यम से वह प्रवेश करती है। तीसरी जो रचना है यह है ए पेयर ऑफ फैंग्स या एक जोड़ी विषदंत। पॉइजन ग्लैंड की जो पॉइजन डक्ट है वह अपने ओर के फैंग में खुलती है। सर्प दंशन के समय जिन दांतों से अपने विष या वेनम को दूसरे जंतु के शरीर में इजेक्ट करते हैं उन मैक्सिलरी दांतों को या मैक्सिलरी टीथ को फैंग्स या विषदंत कहते हैं। विषदंत की बाह्य रचनात्मक विशेषताएं इस तरह से होती हैं। पहला, विषदंत लंबे, तेज, नुकीले तथा हुक के समान होते हैं। दूसरा, ये अत्यंत मजबूत और कठोर होते हैं। तीसरा, विषदंत कैल्सीफाइड होते हैं तथा बाहर इनामेल की पतली परत भी पाई जाती है। चौथा, इनकी सतह पर आधार से शीर्ष तक खांच या ग्रूव पाई जाती है या आधार से शीर्ष तक एक नलिका या कैनाल पाई जाती है। पांचवा, विश्राम अवस्था में ये शीत के भीतर सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट, टूट जाने या क्षतिग्रस्त होने पर नए फैंग्स विकसित हो जाते हैं। हम कह सकते हैं फैंग्स रीजनरेट्स आर रिप्लेस्ड व्हेन लॉस्ट। और सामान्य तौर पर जो वेनमस स्नेक होते हैं उसमें एक जोड़ी विषदंत पाए जाते हैं, लेकिन जो रेटल स्नेक है इसमें 2 जोड़ी विषदंत या फैंग्स पाए जाते हैं। तो ये विषदंत के बारे में जानकारी हुई। आइए अब हम देखें जो फैंग्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या टाइप्स ऑफ विषदंत या विषदंत के प्रकार। विषदंत या फैंग्स में कैनाल या ग्रूव की उपस्थिति के आधार पर इसे निम्न 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इनके प्रकार के बारे में जानकारी हम इस टेबल के माध्यम से ले सकते हैं। तो विषदंत का जो पहला प्रकार है वह कहलाता है सोलेनोग्लाइफस टाइप फैंग। दूसरा प्रकार यह कहलाता है प्रोटीरोग्लाइफस फैंग और तीसरे प्रकार का फैंग यह आपिस्थोग्लाइफस फैंग कहलाता है। इन फैंग्स की विशेषताएं इस तरह से होती हैं। सोलेनोग्लाइफस फैंग की विशेषता है यह फैंग या यह विषदंत हॉलो या खोखला होता है। विषदंत के भीतर आधार से लेकर सिरे तक एक पतली कैनाल स्थित होती है। दूसरी विशेषता, कैनाल की आंतरिक सतह पर इनेमल की लेयर या परत पाई जाती है। तीसरा, सोलेनोग्लाइफस फैंग यह मूवेबल या गतिशील होता है। और चौथा है उपयोग में नहीं आने पर ये माउथ की छत पर मोड़कर रखा जा सकता है और इनके उदाहरण हैं वाइपर, रेटल स्नेक। तो वाइपर और रेटल स्नेक में सोलेनोग्लाइफस प्रकार का विषदंत या फैंग्स पाया जाता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये सोलेनोग्लाइफस प्रकार का विषदंत है और इस विषदंत के भीतर ये एक नली है। जिस तरह से इंजेक्शन की निडल में अंदर की ओर पतली पैसेज होती है उसी तरह से सोलेनोग्लाइफस फैंग के भीतर भी ये नली होती है और इस नली में जो पॉइजन डक्ट है वो आकर के खुलती है और जहां पर पॉइजन डक्ट आकर के खुलती है उसे इनटेक अपर्चर कहते हैं और नली का दूसरा सिरा जिससे विष बाहर की ओर डिस्चार्ज किया जाता है
इसे डिस्चार्ज अपर्चर कहते हैं। यदि इसका हम सेक्शन काट करके देखें तो ये हम देख सकते हैं, सबसे बाहर की ओर इनामेल की परत है, उसके नीचे डेंटाइन यह मौजूद है, साथ ही साथ पल्प केविटी भी मौजूद है और केंद्र में पॉइजन कैनाल भी मौजूद है। तो पॉइजन कैनाल यह नली के समान होती है, सकरी नली के समान होती है, इसलिए साइनोग्लाइफस प्रकार के जो फैंक्स होते हैं ये भीतर से खोखले या हालो होते हैं, क्योंकि इनके भीतर एक पतली कैनाल स्थित होती है। दूसरे प्रकार का जो विषदंत है यह प्रोटीरोग्लाइफस कहलाता है। इसकी विशेषताएं इस तरह से होती हैं। पहला, यह फैंग सॉलिड होता है, ठोस होता है और विषदंत के सामने की सतह पर आधार से लेकर सिरे तक एक पतली खांच या ग्रूव होती है। ध्यान देंगे, यहां नलिका नहीं होती, यहां कैनाल नहीं होती, बल्कि खांच या ग्रूव होती, एक दरार होती है। दूसरा, ग्रूव की सतह पर इनेमल की लेयर पाई जाती है। तीसरा, यह जो फैंग है यह मूवेबल नहीं होता है। चौथा, यह परमानेंटली इरेक्ट या खड़ा या सीधा ही रहता है, इसे मुंह के अंदर मोड़ करके नहीं रखा जा सकता। और इसके उदाहरण हैं कोबरा, करैत, कोरल स्नेक और सी स्नेक। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये प्रोटीरोग्लाइफस प्रकार का विषदंत है जिसकी सतह पर यह खांच या एक दरार दिखाई दे रही है। ये दरार कैपिलरी के समान होती है और इसमें भी जो पॉइजन डक्ट है वो आकर के खुलती है। जिस जगह पर पॉइजन डक्ट आकर खुलती है, संबंधित होती है, उसे इनटेक अपर्चर कहते हैं। और जहां से विष जंतु के शरीर में डिस्चार्ज या इंजेक्ट किया जाता है इसे डिस्चार्ज अपर्चर कहते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर जो ग्रूव है यह दांत के फ्रंट सरफेस पर या आगे की सतह पर होता है, इसलिए इसे प्रोटीरोग्लाइफस फैंग कहा जाता है। तो सेक्शन काट करके यदि हम देखें, ये दांत के सामने का हिस्सा है, तो सामने के हिस्से पर ये इस तरह की एक दरार या खांच पाई जाती है, इसे हम कहते हैं ग्रूव। यह विशेषता होती है प्रोटीरोग्लाइफस फैंग की। तीसरे प्रकार का जो फैंग है यह आपिस्थोग्लाइफस फैंग कहलाता है। इसकी विशेषताएं इस तरह से होती हैं। पहला, यह फैंग भी सॉलिड होता है। विषदंत के पीछे की सतह, ध्यान देंगे, पीछे की सतह पर आधार से लेकर सिरे तक एक पतली ग्रूव होती है। दूसरा, ग्रूव की सतह पर इनेमल की लेयर पाई जाती है। तीसरा, यह फैंग मूवेबल या गतिशील नहीं होता। चौथा, यह स्थायी रूप से या परमानेंटली इरेक्ट या सीधा होता है और इसे मोड़कर नहीं रखा जा सकता। और इसके उदाहरण हैं कॉलब्रिड स्नैक। यहां पर ध्यान देंगे कि जो प्रोटीरोग्लाइफस फैंग है उसमें जो खांच है वह सामने की सतह पर होगी और आपिस्थोग्लाइफस फैंग्स में इस तरह की जो खांच है वह उसके पीछे की सतह पर होगी। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए ये फैंग है तो जो खांच है आपिस्थो में वो पीछे की तरफ होगी और प्रोटीरो में यही खांच उसके सामने की सतह पर होगी। ये देखिए, तो ये एंटीरियर ग्रूव है और यह है पोस्टीरियर ग्रूव। तो यह अंतर होता है सोलेनोग्लाइफस, प्रोटीरोग्लाइफस और आपिस्थोग्लाइफस फैंग में। अब हम आते हैं, चौथा है बैटिंग मैकेनिज्म या सर्पदंशन की विधि। सर्पदंशन की विधि का अध्ययन करने के लिए हमने इसे दो बिंदुओं पर विभाजित किया है। ए, बाइटिंग अपरेटस या दंशन उपकरण और बी, बाइटिंग प्रोसेस या दंशन की प्रक्रिया। आइए क्रमिक रूप से हम इनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें ए, बाइटिंग अपरेटस या दंशन उपकरण। तो सर्प द्वारा दंशन की जो क्रिया है, बाइटिंग जो प्रक्रिया है, वह उसके स्कल बोन, लोअर जॉ बोन तथा
मसल्स की संयुक्त संचालन की प्रक्रिया है। निम्न भाग मिलकर के इसके बाइटिंग अपरेटस या दंशन उपकरण का निर्माण करते हैं। ये हैं पहला स्कल बोन, और स्कल बोन के अंदर जिनकी भागीदारी होती है वो है मैक्सिला, स्क्वेमोजल, क्वाड्रेट, पैलेटाइन, टेरिगॉइड और एक्टोटेरिगॉइड बोन। दूसरा जॉ बोन, जिनमें निचला जबड़ा एवं उसका आर्टिकुलर भाग। और तीसरा है मसल्स, जिनमें तीन प्रकार की मसल्स हैं। पहला डाइगैस्ट्रिक मसल्स, दूसरा स्फिनोटेरिगॉइड मसल और तीसरा है टेम्पोरेलिस मसल, जिसके अंतर्गत एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरेलिस मसल सम्मिलित होते हैं। आइए इन तीनों मसल्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इस टेबल पे हमने मसल का नाम, पहले प्रकार की मसल डाइगैस्ट्रिक मसल, दूसरे प्रकार की मसल स्फिनोटेरिगॉइड मसल और तीसरी टेम्पोरिस मसल्स को प्लॉट किया है। इन मसल की स्थिति इस तरह से होती है। डाइगैस्ट्रिक मसल, इसकी स्थिति इस तरह से है। डाइगैस्ट्रिक मसल का एक सिरा स्क्वेमोजल बोन से तथा उसका दूसरा सिरा निचले जबड़े के आर्टिकुलर भाग से जुड़ा रहता है। तो यह स्थिति या लोकेशन हुआ डाइगैस्ट्रिक मसल का। इस डाइगैस्ट्रिक मसल का जो कार्य है वो है निचले जबड़े को खोलना, अर्थात बाइटिंग के समय यह डाइगैस्ट्रिक मसल निचले जबड़े को खोलने का कार्य करता है। दूसरे तरह की मसल यह है स्फिनोटेरिगॉइड मसल। इसकी स्थिति हम देखें, स्फिनोटेरिगॉइड मसल आगे की ओर स्फिनॉइड क्षेत्र से तथा पीछे की ओर टेरिगॉइड बोन के डॉर्सल साइड से जुड़ा रहता है। इसका जो कार्य है वो इस तरह से है। स्फिनोटेरिगॉइड मसल यह टेरिगॉइड बोन को आगे की ओर खींचने का काम करता है। और तीसरे तरह की मसल ये कहलाती है टेम्पोरेलिस मसल, जिसके अंतर्गत एंटीरियर तथा पोस्टीरियर टेम्पोरिस मसल सम्मिलित होते हैं। टेम्पोरिस मसल की जो स्थिति है वह इस तरह से है। टेम्पोरेलिस मसल यह क्रेनियम की साइड वॉल तथा निचले जबड़े से जुड़ा रहता है। इसका जो कार्य है वो इस तरह से है। टेम्पोरिस मसल यह निचले जबड़े को बंद करने का कार्य करता है। तो ये एक जानकारी हुई मसल्स के बारे में, जिसके द्वारा बाइटिंग के समय जबड़े को खोला जाता है, बंद किया जाता है आदि। दूसरा बी हम देखते हैं बाइटिंग प्रोसेस, दंशन की प्रक्रिया। सर्प दंशन निम्न 4 क्रमिक चरणों में होने वाली एक त्वरित या फास्ट प्रक्रिया है। ये चरण इस तरह से हैं, क्रमिक रूप से इस तरह। पहला रेडी टू स्ट्राइक या दंशन या आघात के लिए तैयार होना। दूसरा ओपनिंग ऑफ माउथ एंड एलिवेशन ऑफ फैंग्स या मुंह को खोलना तथा विष दंत या फैंग्स को उठाना। तीसरा क्लोजर ऑफ माउथ एंड द जंक्शन ऑफ इंजेक्शन ऑफ वेनम या मुंह को बंद कर वेनम को दूसरे जंतु के शरीर में इंजेक्ट करना। और चौथा है रिट्रैक्शन ऑफ फैंग्स, विषदंत या फैंग्स को वापस पूर्व की स्थिति पे लाना। तो बाइटिंग की जो प्रक्रिया है, दंशन की जो प्रक्रिया है, इन 4 क्रमिक चरणों में होने वाली एक फास्ट प्रक्रिया है। इन चारों चरणों का आइए हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है रेडी टू स्ट्राइक या दंशन या आघात के लिए तैयार होना। अपने लक्ष्य को केंद्रित कर सर्प तेजी के साथ उस पर आघात करने के लिए तैयार होता है। इस दौरान वह अपने सिर को धरातल से थोड़ा ऊपर उठा लेता है तथा उसका विष उपकरण या पॉइजन अपरेटस और दंशन उपकरण या बाइटिंग अपरेटस ये दोनों सक्रिय हो जाते हैं। कोबरा प्रजाति के सर्प
आघात करने से पूर्व अपने सिर को धरातल से लक्ष्य की दूरी के अनुसार उस अनुपात में बहुत ऊंचा उठा लेते हैं, अपने हुड को फैला लेते हैं तथा हीसिंग साउंड भी उत्पन्न करते हैं। हीसिंग साउंड का मतलब फुफकारने की ध्वनि भी उत्पन्न करते हैं। वाइपर प्रजाति के सर्प अपने लक्ष्य पर अपेक्षाकृत तेज गति से आघात करते हैं और आघात के लिए तैयार होते समय बहुत सारे सर्प ये आक्रामक और हिंसक भी हो जाते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये एक सामान्य वेनेमस स्नेक है, पॉइजनस स्नेक है। यह आघात के पहले धरातल से अपने सिर के भाग को थोड़ा ऊपर उठा लेता है, लेकिन कोबरा प्रजाति के जो स्नेक होते हैं ये अपने सिर को काफी अधिक ऊंचाई तक उठा लेते हैं और इतनी ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं ताकि उसकी जो दूरी है, उसकी जो ऊंचाई है वो जंतु या शिकार के शरीर के संपर्क में फास्ट या त्वरित रूप से आ जाए। दूसरा है ओपनिंग ऑफ माउथ एंड एलिवेशन ऑफ फैंग्स, या मुंह को खोलना तथा विषदंत या फैंग्स को उठाना। मुख जब बंद रहता है तब विषदंत या फैंग्स मुख के भीतर मुड़ी हुई अवस्था पर होते हैं तथा ये शीत के भीतर सुरक्षित या स्थित होते हैं, किंतु आघात हेतु सक्रिय होने पर सबसे पहले जो डाइगेस्ट्रिक मसल है उनमें तेजी के साथ संकुचन होता है। तो डाइगेस्ट्रिक मसल में संकुचन ये पहली अवस्था है। तो स्क्वेमोजल और निचले जबड़े के आर्टिकुलर भाग के मध्य स्थित डाइगेस्ट्रिक मसल तेजी के साथ संकुचित होती है, जिससे निचला जबड़ा शीघ्रता से नीचे की ओर झुक जाता है और मुख खुल जाता है। इस चित्र में हम बोन्स को और मसल्स को देख सकते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं यह है मैक्सिला, प्री मैक्सिला, फ्रंट, प्री फ्रंटल, फ्रंटल, पेराइटल, स्क्वेमोजल, क्वाड्रेट और यह है इसका लोअर जा। लोअर जा का वो हिस्सा जो स्कल के संपर्क में होता है वह आर्टिकुलर कहलाता है। तीन तरह की मसल्स भी हम देख सकते हैं। यह है पहले तरह की मसल डाइगेस्ट्रिक मसल। यह डाइगेस्ट्रिक मसल यह स्क्वेमोजल और आर्टिकुलर बोन के मध्य स्थित होती है। तो जब इस मसल में संकुचन होता है तो इस संकुचन के कारण से यह जो जबड़ा है यह इस दिशा पे या स्क्वेमोजल बोन की ओर खिंच जाता है और खींचने से अब जो प्रक्रिया होगी आइए उसके बारे पे हम देखते हैं। यह प्रक्रिया है क्वाड्रेट का घूमना तथा विषदंत या फैंग्स का सीधा होना। जब डाइगेस्ट्रिक मसल में संकुचन होता है और उस संकुचन के कारण से इसका निचला जबड़ा नीचे की ओर झुक जाता है और इसका माउथ खुल जाता है, उसके तुरंत बाद जब वह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात जो क्वाड्रेट बोन है वह भी रोटेट हो जाती है तथा क्वाड्रेट बोन यह टेरिगॉइड बोन को सामने की ओर ढकेलती है या पुश करती है। तो जब टेरिगॉइड बोन से जुड़ी जो स्फीनोटेरिगॉइड मसल है उसके संकुचन से टेरिगॉइड बोन भी पैलेटाइन तथा ट्रांसवर्स बोन को आगे की ओर ढकेलती है या आगे की ओर पुश करती है, जिसके कारण से जो मैक्सिला बोन है वह रोटेट हो जाती है। और जब मैक्सिला बोन रोटेट होती है तो विषदंत ये या फैंग सामने की ओर पहुंचकर इरेक्ट या सीधा खड़ा हो जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये विश्राम की अवस्था है या रेस्टिंग की स्टेज है। लेकिन जब बाइटिंग स्टेज आती है तो उस दरमियान जैसे ही डाइगेस्ट्रिक मसल में संकुचन होता है यह निचला जबड़ा नीचे की ओर झुक जाता है और माउथ खुल जाता है। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यह जो क्वाड्रेट बोन है
ये कॉर्डेट बोन, ये टेरिगॉइड, ये है टेरिगॉइड बोन। तो कॉर्डेट बोन ये टेरिगॉइड बोन को सामने की ओर ढकेलती है। तो सामने की ओर ढकेलने से ये जो टेरिगॉइड बोन से जुड़ी स्फिनोटेरिगॉइड मसल है, इसमें भी संकुचन होता है और इस संकुचन से टेरिगॉइड बोन भी पैलेटाइन, ये पैलेटाइन बोन है और ये ट्रांसवर्स बोन है, इनको आगे की ओर ढकेलती है। जब पैलेटाइन और ट्रांसवर्स बोन आगे की ओर पुश होते हैं तो ये मैक्सिला को ढकेलते हैं, मैक्सिला को पुश करते हैं और जिसके कारण से मैक्सिला रोटेट हो जाता है और मैक्सिला के रोटेट होने के कारण से इनका जो फैंग या विषदंत है ये खड़ा हो जाता है या इरेक्ट हो जाता है। इस तरह सर्प दंशन के लिए या बाइटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो यहां पर इस चित्र में हम देख सकते हैं कि स्कल बोन के साथ ही साथ मसल्स ये सक्रिय हो गई हैं और ये स्नेक की बाइटिंग पोजीशन है। तो यहां ध्यान देना होगा, डाइजेस्टिक मसल में संकुचन के कारण से ये कॉर्डेट आगे की ओर पुश होता है। कॉर्डेट आगे की ओर पुश होता है तो वह टेरिगॉइड और पैलेटाइन को आगे की ओर पुश करता है, ट्रांसवर्स बोन को आगे पुश करता है और इस स्फिनोटेरिगॉइड मसल में भी संकुचन होता है। इस सम्मिलित प्रक्रिया के कारण से यह जो मैक्सिला बोन है यह भी आगे की ओर पुश होती है और मैक्सिला जब पुश होती है तो मैक्सिला इस तरह से रोटेट हो जाती है और रोटेट होने के कारण से जो विष दंत है वो इरेक्ट हो जाता है। तो यहां पर विष दंत को हम देख रहे हैं, ये रेस्टिंग स्टेज में है और यहां पर विष दंत ये इरेक्ट है, बाइटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो पहली प्रक्रिया हमने देखी डाइगेस्ट्रिक मसल में संकुचन और दूसरी प्रक्रिया हमने देखी क्वाड्रेट बोन का घूमना तथा विषदंत या फैंग्स का सीधा होना। उन्हीं चित्रों को फिर से हमने यहां पर ये रिपीट किया है। ये रेस्टिंग स्टेज पर बोन्स के बारे में, बोन्स के साथ ये तीन तरह की मसल्स के बारे में जिनमें डाइगेस्ट्रिक, स्फिनोटेरिगॉइड और एंटीरियर टेम्पोरलिस मसल, इन तीनों मसल्स का लोकेशन और उनकी संरचना। और तीसरे चित्र में हमने प्रदर्शित किया है बाइटिंग पोजीशन पर, जहां पर बोन में परिवर्तन, उसके स्थान में परिवर्तन और मसल में संकुचन होता है। तीसरी क्रमिक प्रक्रिया है क्लोजर ऑफ माउथ एंड इंजेक्शन ऑफ वेनस। मुंह को बंद कर वेनम को जंतु के शरीर में या शिकार के शरीर में इंजेक्ट करना। खुले मुंह तथा सीधे खड़े तैयार विषदंत या फैंग के साथ सर्प अपने लक्ष्य पर बड़ी तेजी के साथ हमला करता है। अपने विषदंत को लक्ष्य के शरीर की त्वचा पर धंसा देता है तथा एंटीरियर टेम्पोरलिस मसल के संकुचन से निचला जबड़ा मजबूती के साथ मुंह को बंद कर देता है, जिससे शिकार या जिस जंतु को वो बाइट कर रहा है उस पर उसकी पकड़ और मजबूत हो जाती है। विष या वेनम को इंजेक्ट करना। विष ग्रंथि या पॉइजन ग्लैंड से संबंधित जो कंप्रेशर मसल है, साथ ही साथ टेम्पोरलिस मसल हैं, ये संकुचित होकर विष ग्रंथि को दबाती हैं, उसको कंप्रेस करती हैं, उस पर प्रेशर डालती हैं, जिससे विष ग्रंथि से जो विष या वेनम है वह विष नलिका और विष दंत की नलिकाओं से होकर जंतु की त्वचा के भीतर इंजेक्ट कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। तो यदि हम फ्लो ऑफ वेनम देखें, विष का प्रवाह हम देखें, तो विष यह पॉइजन ग्लैंड या वेनमस ग्लैंड से होकर यह पॉइजन डक्ट में पहुंचता है, पॉइजन डक्ट से यह फैंग में पहुंचता है और फैंग से, चूंकि यह फैंग जंतु के त्वचा के भीतर इस तरह से धंसे हुए हैं और इसलिए वह जो विष है वो फैंग के द्वारा डर्मल टिश्यू ऑफ एनिमल
या जंतु के शरीर के भीतर जो मांसपेशियां हैं उसके अंदर वो रिलीज कर दी जाती हैं। और चौथा चरण है रिट्रैक्शन ऑफ द फैंग या विषदंत को वापस पूर्व की स्थिति पे लाना। रिट्रैक्टर मसल के संकुचन से टेरिगोपैलेटाइन बोन अपनी पूर्व स्थिति पर वापस आ जाते हैं, जिससे खड़े विषदंत शीघ्रता से वापस खींचकर जंतु की त्वचा से बाहर आ जाते हैं। इसके पश्चात जो मैक्सिला बोन अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाता है तथा विषदंत या फैंग्स अपनी शीथ में वापस चले जाते हैं। संपूर्ण दंशन संबंधी जो प्रक्रिया है, तो बाइटिंग प्रोसेस, यह फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बहुत तेजी के साथ अल्प समय में या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पूरी कर ली जाती है। आइए अब हम देखें पांचवा कंक्लूजन या निष्कर्ष। निष्कर्ष में पहले हम देखें वेनेमस स्नेक्स में जटिल वेनम डिलीवरी सिस्टम विकसित होता है। दूसरा, उनके ऊपरी जबड़े के एक या दो जोड़ी मैक्सिलरी टीथ ये विषदंत या फैंग्स में रूपांतरित हुई रचनाएं होती हैं। तीसरा, उनकी वेनेमस ग्लैंड या पॉइजन ग्लैंड भी स्लाइवरी ग्लैंड या पैरोटिड ग्लैंड की रूपांतरित या मॉडिफाइड संरचना होती है। चौथा, वेनम डिलीवरी के लिए स्कलबोन्स, जॉज, मसल्स के बीच एक बेहतर तालमेल या कोऑर्डिनेशन होता है, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सटीक तरीके से वेनम इंजेक्ट करने में सक्षम होता है। पांचवा, दंशन क्षमता का विकास सर्प के लिए आक्रमण और सुरक्षा के लिए एक अनुकूलन होता है। छठवां, कितनी मात्रा में विष या वेनम जंतु के शरीर में रिलीज करना है, इसका केयरफुल कंट्रोल सर्प के द्वारा किया जाता है। सर्प द्वारा काटे गए स्थान पर त्वचा में बने निशान के आधार पर सर्प की पहचान की जा सकती है। काटे गए स्थान पर त्वचा में फैंग या विषदंत के एक या दो स्पष्ट निशान हो तो यह वेनेमस स्नेक के बाइटिंग को प्रदर्शित करता है। इसी तरह काटे जाने वाले स्थान पर त्वचा में टीथ या दांतों के अनेक निशान हों तो वह नॉन वेनेमस स्नेक को प्रदर्शित करता है। इस चित्र में हम देख सकते हैं, यदि ये अपर जा के दांतों का निशान है, ये लोअर जा के दांतों का निशान है, तो यदि त्वचा पर अपर जा के निशान में इस तरह के दो अलग से फैंग के मार्क्स दिखाई देते हैं तो यह स्नेक पॉइजनस होगा या वेनेमस स्नेक होगा। इसी तरह यदि ऊपरी जबड़े पर काटे गए दांतों के निशान में फैंग के दो जोड़ी मार्क्स दिखाई देते हैं तो यह भी वेनेमस स्नेक होगा। चूंकि रेटल स्नेक में दो जोड़ी फैंग्स पाए जाते हैं, इसलिए यहां पर बाइटिंग वाले स्थान पर दो जोड़ी फैंग के मार्क्स दिखाई देते हैं। और तीसरा, यदि ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े में दांतों के निशान एक जैसे हैं, उनमें कोई बड़े निशान नहीं हैं, ऐसी स्थिति में यह जो स्नेक होगा वह नॉन पॉइजनस होगा, नॉन वेनेमस होगा। तो पॉइजनस स्नेक के काटे जाने पर इस तरह के निशान त्वचा पे देखने को मिलते हैं और नॉन पॉइजनस स्नेक के काटे जाने पर त्वचा में इस तरह के निशान दिखाई देते हैं। तो इस तरह सर्प द्वारा काटे गए स्थान पर त्वचा में बने निशान के आधार पर सर्प की पहचान की जा सकती है। आइए देखें हम क्वेश्चन नंबर। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द पॉइजन अपरेटस ऑफ स्नेक। स्नेक के विष उपकरण को समझाइए। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द
बाइटिंग अपरेटस ऑफ स्नेक, स्नेक के बाइटिंग अपरेटस को समझाइए। क्वेश्चन थर्ड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पॉइजन ग्लैंड, पॉइजन ग्लैंड की या विष ग्रंथि की रचना और उसके कार्य को समझाइए। क्वेश्चन फोर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फैंग्स इन स्नेक, सर्प में उनके फैंग की संरचना को समझाइए। तो यहाँ पर स्नेक के तीनों प्रकार के विष दंतों के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन फाइव, राइट द टाइप्स ऑफ मसल्स एंड देयर फंक्शन एसोसिएटेड विथ बाइटिंग प्रोसेस, दंशन की प्रक्रिया में जो मसल्स हैं तथा मसल्स हैं उनके नाम, उनकी रचना और उनके कार्य को एक्सप्लेन कीजिए। और क्वेश्चन सिक्स है, डिस्क्राइब द बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक विथ प्रॉपर इलस्ट्रेशन, स्नेक के बाइटिंग मैकेनिज्म का सचित्र वर्णन कीजिए। और ये जो कंटेंट हमने लिया है वो इस तरह से हैं। थैंक यू। आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।